हाय हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रवाह बैच। तो चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग कॉपी पे लेकर के बैठ जाओ ताकि आप लोग भी साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहिएगा, है ना मेरे भाई। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो इसके पिछले वाले क्लास में कूलाम के नियम को मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई कूलाम का नियम क्या है, किस तरीके से उसका डेरिवेशन था, इसको मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, है ना मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसी कूलाम के नियम में आपको याद होगा के दिखाई दिया होगा, है ना भाई। तो मैंने इसके पिछले वाले क्लास में क्या बताया था कि के का जो मान होता है वह दो बातों पे निर्भर करता है, ठीक है। वो किन किन बातों पे निर्भर करता है आज के ही क्लास में वो सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है ना भाई। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, के का मान जो निर्भर करता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। के का मान बताने से पहले मैं पीछे की थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करा दूं ताकि आप लोगों का याद थोड़ा सा ताजा हो जाए और क्लास एकदम अच्छे से समझ में आ सके, है ना मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो मैंने कूलाम के नियम में बताया था, क्या बताया था भाई, कि हमारे पास मान लो दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है, और ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पे हैं। क्लियर है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल था वो हमने बोला था कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब इन दोनों आवेशों को हम गुणा करें और, ठीक है ना भाई, इन दोनों आवेशों को हम गुणा करेंगे तो इसमें जो बल लगेगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब क्या होगा भाई कि ध्यान सुना कि इससे ये पता चलता है कि भाई अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कि ये चीज बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, यही तो होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। तो कूलाम ने ये कहा था अपने नियम में कि भाई अगर हमारे दो बिंदु आवेश इस तरीके से r दूरी पे हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहली बात तो इन्होंने ये कहा था। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था भाई, दूसरी बात इन्होंने कहा था कि जो बल लगेगा वह इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, हाँ, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा, ये बताया था। फिर हमने इन दोनों नियमों को जब आपस में मिलाया तो आया था Q1 Q2 बटे r², है ना मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब फिर मैंने कहा था इसे हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोलते थे, ठीक है ना मेरे भाई। ये मैंने सब कुछ बताया था, याद है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने फिर ये बताया था कि अगर ये अनुक्रमानुपाती जिसे आप समानुपाती भी कहते हो, जब ये हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और साथ में एक नियतांक आता है। तो हमने यहाँ नियतांक के रूप में क्या लाया था, के, ठीक है ना, Q1 Q2 बटे r², ठीक है मेरे भाई। इस के को हमने बोला था, ये के क्या है भाई, स्थिर विद्युत नियतांक है, स्थिर वैद्युत नियतांक है, नियतांक, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। के का जो मान होता है वह होता है 1/4πε0 है। क्या होता है भाई, 4πε0 होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं इसको ना। एक काम करो, क्या करो, ये मान होता है के का मान, के बराबर 1/4πε0। यहाँ जो ε0 आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ये होता है आपेक्षिक निर्वात की चुंबकशीलता, वैद्युत चुंबकशीलता, वैद्युत चुंबकशीलता,
अगर कहीं से आ जाए तो हो जाए। ठीक है ना मेरे भाई। हाँ, यहाँ जो तुमको एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? निर्वात या वायु, वायु भी कह सकते हो, वायु या निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता। ये बातें समझ में आया? चलिए जी ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 एक पल के लिए मान लो, तो यहां से ध्यान दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एक काम करो, ये भाग में है ना, इधर आएगा गुणा होगा, तो होगा एफ आर स्क्वायर बटे, ये दोनों गुणा में है ना, इधर आएगा भाग हो जाएगा, ये Q1 Q2 ठीक है ना, बराबर का K हो गया। क्लियर है भाई? ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हमने ऐसा क्यों किया भाई? ताकि हम इसके मात्रक को आसानी से लिख सके। किसके मात्रक को? K के। ठीक है ना। अब ध्यान देखो, ये क्या है भाई? एफ, एफ का मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? दूरी है। दूरी को आप किस में नापते हो? दूरी को किस में नापते हो? मीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस आवेश का भी मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो कूलाम का गुणा कूलाम में करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आया तुम्हारे के का मात्रक है। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो के का मात्रक हमने लिखा है वो किस सिस्टम में लिखा है, किस पद्धति में लिखा है, तो क्या आप बता सकते हो? ठीक है, अगर भाई ये तभी आप बता सकते हो जब आप कक्षा 11 में, ठीक है, आपने वो प्रणाली पढ़ी होगी तो। ठीक है, जो प्रणालियां होती हैं, कितनी प्रणालियां होती हैं? 3 प्रणाली, MKS, CGS, FPS। ठीक है, अगर ये सारी चीजें तुमको एकदम अच्छे से पता है तो ये सारी चीजों को एकदम अच्छे से आप समझ सकते हो, बता सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सारी चीजें आप सभी को बताऊंगा ताकि एक भी डाउट आप लोगों के अंदर ना रह जाए, है ना मेरे भाई। तो यहां तक मैंने इसके पिछले वाले क्लास में मैं यहां तक तो नहीं बताया था, बस यहां तक मैंने बता दिया था कि भाई देखो, ये कूलाम ने यही बताया था कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है ना भाई, और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर हमने जब इन दोनों को मिलाया था तो इस तरीके से बना था और ये आया था। ठीक है, हमने यहां तक इसके पिछले वाले क्लास में छोड़ दिया था और फिर हमने कहा था भाई कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग के मान की निर्भरता पढ़ेंगे कि के का जो मान होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो चीज हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो आगे की क्लास आज ही है भाई, आज के ही क्लास में हम लोग के मानों पर डिस्कस करेंगे कि के का जो मान होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे कैलकुलेट किया भाई, कैलकुलेट क्यों किया? ताकि हम के का मात्रक बता सके कि के का क्या मात्रक होता है ना। उसके लिए ध्यान से देखना, उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं। सबसे पहले मैंने कहा भाई जो के होता है ना, उस के को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, यानी के का मान ये होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ अगर जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, हाँ, ये क्या होता है? तो ये वायु या निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता होती है। इतनी पूरी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 3 माना। समीकरण नंबर 3 मानने के बाद हमने क्या किया, यहां से जो आपको भाग में दिखाई दे रहा था इसको मैंने इधर भेजा। जैसे ही तुम इधर भेजोगे तो भाग वाली चीज इधर आएगा तो क्या होगा? गुणा होगा। तो ये इसके क्या हुआ, बल से गुणा कर लिया तो ये तरीका आया, और ये गुणा में है ना, इधर आएगा क्या होगा? भाग होगा। तो इस तरीके से हमने के बराबर ये मान लिख दिया। अब चलिए इसके मात्रक को लिखते हैं। मात्रक लिखना ना बेहद आसान है, बस ध्यान से देखो कैसे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो यहाँ बल दिखाई दे रहा है, बल का मात्रक न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिख दो। यहाँ आर क्या है? दूरी। दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, मैंने मीटर स्क्वायर कर दिया बटे कूलाम का गुणा किया, कूलाम स्क्वायर हो गया, बराबर का के आ गया। ये बातें क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा ना भाई, अब आगे के का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है ये जानने से पहले हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज जानना है, 2 नहीं 3 इंपॉर्टेंट चीज जानना। अगर हम लोग जान गए ना तो इसके आगे की चीजों को भी ना बहुत आसानी से समझ सकते हैं मेरे भाई, और ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है ना। तो इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। 1 मिनट के लिए। हाँ मेरे भाई,
मैं सोच रहा था रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, एक बात जान लो, दुनिया की कोई भी लंबाई हो, ठीक है, और दुनिया का कोई वजन हो, और दुनिया का कोई समय हो, इन तीनों चीजों को हम तीन तरीके से नाप तौल मापते हैं। ये बात हमने कक्षा 11 में सीखा था। क्या सीखा था मेरे भाई? कि अगर हमें किसी भी लंबाई को नापना है, ठीक है, किसी वजन को तौलना है या समय को मापना है, तो हम कितने तरीकों से माप सकते हैं। तो हमने सीखा था कि भाई तीन तरीकों से हम माप सकते हैं, ठीक है ना भाई। पहला था MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होता भाई? मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज, आगे की चीजें समझ में अच्छे से आ सके जो मैं बताने वाला हूँ। MKS पद्धति मतलब, MKS मतलब ये हुआ कि भाई तुम अपनी लंबाई को ना, इस पद्धति का मतलब ये हुआ कि भाई इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है कि जो तुम्हारी लंबाई है उस लंबाई को तुम M फॉर मीटर में नाप सकते हो। M फॉर मीटर में नाप सकते हो मेरे भाई, मीटर में नाप सकते हो, M फॉर मीटर। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज है वजन, द्रव्यमान। वजन को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को तुम किलो में नाप सकते हो। किस में नाप सकते हो मेरे भाई? किलो में नाप सकते हो, किलोग्राम जिसे कहते हो, हाँ किलोग्राम। और यहाँ समय, समय को किस में नाप सकते हो भाई? तुम सेकंड में नाप सकते हो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात इतना अच्छी तरीके से समझ लो कि हम लोग जितना भी डेरिवेशन करेंगे या जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो सारा का सारा हम केवल व केवल MKS पद्धति में ही लगाएंगे। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। अगर तुमको सेंटीमीटर दिया है तो उसे मीटर में बदलना पड़ेगा, ग्राम दिया है तो उसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी न्यूमेरिकल को एकदम आसानी से लगा सकते हो। अगर ये सारी चीजें तुमको नहीं पता है तो तुमको न्यूमेरिकल भी लगाने में दिक्कत होगा मेरे भाई। इस नाते एक एक चीजों को, जो भी आज की क्लास में मैं बता रहा हूं, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके फिजिक्स के लिए, है ना। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये तो चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। MKS पद्धति मतलब MKS सिस्टम, ठीक ना। MKS सिस्टम कहते हैं भाई। MKS में लेंथ को यानी लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। दूसरी चीज आता है वो CGS पद्धति। CGS पद्धति, चलो भाई CGS में क्या करते हैं भाई? तो लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। वजन को भाई ग्राम में नापते हैं। वजन को हम लोग किस में नापते हैं? ग्राम में। समय को तो सेकंड में ही नापते हैं, समय में कोई वो नहीं है। चलो ठीक है। तो यहां क्या करेंगे? यहां जो लंबाई होगा, अगर हम इस नियम की बात करो तो ये नियम कहता है कि लंबाई को तुम सेंटीमीटर में नापना। जाते हो ना कपड़ों पर लेने की 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे दो मेरे भाई, ये कहते हो कि नहीं? बिल्कुल, ये चीजें हैं। वजन हो गया, वजन को आप ग्राम में नापते हो। कहते हो ना कि यार 200 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, 25 ग्राम दे दो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। आजकल हम मतलब अपने जीवन में ज्यादातर हम लोग किलोग्राम का भी उपयोग करते हैं और ग्राम का भी उपयोग करते हैं, सेंटीमीटर का भी उपयोग करते हैं और मीटर का भी उपयोग करते हैं। मतलब ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज है मेरे भाई, ठीक ना। ऐसा कोई चीज नहीं है कि मतलब जो भी है ये हमारे जिंदगी से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल जुड़ा है। दो तो हो गया। तीसरा ये होता है भाई FPS होता है, FPS होता है भाई। ये तीनों के तीनों हमारे जिंदगी से जुड़े हुए हैं, है ना, कुछ अलग नहीं है। हाँ, इस बात को अच्छे से समझो। FPS पद्धति क्या होता है? F का मतलब होता है वो फुट है। F का मतलब फुट, यानी लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं, है ना मेरे भाई। बिल्कुल, लंबाई को फुट में, वजन को यानी द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं? पाउंड में नापते हैं, पाउंड में। और समय को तो सेकंड में ही नापेंगे, समय को सेकंड में ही नापेंगे। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना,
ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो आज भी हम जब जमीन की बात करते हैं, जमीन में जब लेन देन की बात करते हैं तो वो फुट में ज्यादातर होता है, या किसी हम लोहे वाला सामान लेने जाते हैं तो वो भी फुट की बात होती है, लकड़ी भी लेने जाते हैं तो भी फुट में ही नाप करके दिया जाता है ना भाई। और हाँ, केक वगैरह जब लेने जाते हो, केक जानते हो ना, बर्थडे वाला, बिल्कुल जब हम लोगों का जन्मदिन होता है या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होता है, खुशियां मनाने वाला चीज होता है, तो हम लोग वहां क्या करते हैं, केक ले जाते हैं। केक को कहते हैं भाई 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड, जितना पाउंड लेना होता है हम लोग किसमें तौल कर लाते हैं भाई, पाउंड में लेकर आते हैं। फिर वहीं पर अगर हम समय की बात करें तो सेकंड, तो बात समझ में नहीं आई, तो भाई हम 3 तरीकों से अपने किसी भी लंबाई को नाप सकते हैं, किसी भी वजन को तौल सकते हैं, और समय को तो ऑलरेडी वो फिक्स ही भाई। तो ये तीनों चीज आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए भाई। मैंने कहा सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वह है हमारा ये होता है MKS पद्धति, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। एक होता है SI, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम स्टैंडर्ड वो बोलते हैं भाई, क्या भाई, स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं, है ना, बिल्कुल। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम MKS पद्धति को ही लेते हैं। कक्षा 11 में ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, उसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो मेरे भाई, तुम्हारे काम के बहुत ज्यादा हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे चलते हैं, ये आगे चलते हैं। अब बात करेंगे भाई के का मान, के की निर्भरता। के की निर्भरता, के की निर्भरता लिखेंगे बाबू, के का मान दो बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है भाई। किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला मात्रक पर, मात्रक पर निर्भर करता है। दूसरा माध्यम पर निर्भर करता है। के का मान जो है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है, पहला है मात्रक पर, दूसरा है माध्यम पर। मतलब ये हुआ के का, अगर हम के का मान हम लोग MKS पद्धति के हिसाब से देखें तब के का मान क्या होगा, और वहीं अगर हम के का मान CGS पद्धति में देखें तो के का मान क्या होगा ये देखेंगे। फिर अगर हम माध्यम की बात करेंगे तो एक एक चीजों को हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, बस ध्यान से देखो। सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग मात्रक पर, मात्रक पर, ठीक है भाई। मात्रक में के का मान अभी जस्ट मैंने क्या लिखवाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना भाई। हाँ, अब इसका जो मान होता है के का मान, इसका जो अगर हम हल करें, कैलकुलेट करें, ठीक है ना भाई, उसके लिए हमें एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए, 8.85 × 10⁻12, ऐसे होता है। समझ में आया कि नहीं भाई? सारे मान को अगर रख करके हम कैलकुलेट करें तो आता है भाई 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये होता है। देख लो यहां तक मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये होता है MKS पद्धति में। किसकी बात करें भाई? MKS लिखेंगे, MKS पद्धति में, MKS पद्धति में ये चीज होता है, ठीक है मेरे भाई। MKS पद्धति में अगर हम के का मान देखें तो इतना होता है। अब बात करेंगे CGS पद्धति में, CGS पद्धति में इसको लिखेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1, इसको हम लिखेंगे केस नंबर 2, ठीक है। हमने जब MKS पद्धति में ये देखा कि के का मान क्या होता है तो पता चला कि भाई के का मान MKS पद्धति में 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये बात भी समझ में आया? चलो ठीक है। अब बात करेंगे ये वाला कि के का मान अगर हम CGS पद्धति में देखें तो कितना होगा, है ना मेरे भाई, बिल्कुल। देखो ध्यान से, हम ध्यान से देख रहा हूं, 1 न्यूटन अगर हम बात करें यहां पर, देखो हम सारे
जो यहाँ पर लिखा 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है। यहाँ जो न्यूटन, इसको मैं ना समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। बिल्कुल, यहाँ जो न्यूटन होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? एक न्यूटन जो है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। डाइन, समझ में आया मेरे भाई? ये जो मात्रक है, ये मान जो है वो सीजीएस पद्धति का है, सीजीएस पद्धति का है, ध्यान से देखना, सीजीएस पद्धति का। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। वही मीटर है, देखो ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर बराबर, इस चीज को समझना मेरे भाई। देखो भाई, 1 मीटर को हम लिखते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये होता कि नहीं होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल, चलो जी ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्या मैं 1 मीटर बराबर 100 को मैं 10 की घात 2 तो लिख ही सकता हूं भैया? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर को, ठीक है, जो 100 लिखा है उसे हम 10 की घात 2 तो लिख ही सकते हैं ना। बिल्कुल, तो अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूं तो इधरिया भी तो स्क्वायर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर देखो 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 2, तो अगर मैं मीटर पे स्क्वायर लगा दूं तो इसके मान पर भी तो स्क्वायर लगेगा। अब 2 दूना 4, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 दूना कितना हो गया? 4। इसको आप यहाँ पर बगल में लिख भी सकते हो, कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। फिर देखो कूलाम भाई, 1 कूलाम बराबर होता है भाई 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। मैंने लिखवाया है, स्टेट कूलाम होता है, ठीक है भाई। तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। क्लियर है मेरे भाई? चलो ठीक है। तो 1 कूलाम स्क्वायर हमको जानना है भाई, 1 कूलाम स्क्वायर अगर मुझे जानना है तो इसकी घात क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि अगर 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 होता है, तो 1 कूलाम स्क्वायर बराबर क्या हुआ? अगर इधर स्क्वायर लगा तो इधर भी स्क्वायर लगेगा। हाँ, अब देखो, तो 1 कूलाम स्क्वायर बराबर, देखो घात इसकी भी है, घात इसकी भी है, तो 3 त्रिका 9 गुणे 10 की घात 2 नवा 18 स्टेट कूलाम होता है। अब इन सारे मानों को उठा करके ना समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा फटाफट स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई। बिल्कुल, नोट्स ऐसे ही एकदम प्रॉपर ढंग से ही मेरे भाई बनाना है। चलो ठीक है, बिल्कुल। अब ये तुम्हारा मैं इरेज कर दिया, चलो ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, लिखेंगे सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, चलो ठीक है। तो k बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन था भाई, तो न्यूटन की जगह लिखेंगे 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 5 गुणे मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 10 की घात 4 डाइन, क्या लिखेंगे? डाइन को डी से लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा सा, क्या था 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर, यही था मेरे भाई। बिल्कुल, तो इसके जगह मात्रक तो चेंज हो जाएगा ना भाई। क्यों मात्रक चेंज होगा? क्योंकि मीटर की जगह तुमने सेंटीमीटर लिया है, न्यूटन की जगह तुमने डाइन ले लिया है, तो यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा ना। न्यूटन की जगह डाइन हो गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, बटे कूलाम स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे भाई? कूलाम स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? हाँ भाई, कूलाम स्क्वायर की जगह स्टेट कूलाम स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ पर स्क्वायर लगा तो इसकी मात्रक पर भी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा भाई 9 गुणे 10 की घात 18, क्योंकि 1 कूलाम स्क्वायर बराबर कितना है? 9 गुणे 10 की घात 18, ठीक है भाई। यहाँ स्टेट कूलाम, ध्यान से सुनना, स्टेट कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एक मिनट, क्यों भाई? क्योंकि स्क्वायर सब में होगा ना। अगर कूलाम का स्क्वायर हो रहा है तो उस पर सब पे तो होगा ना स्टेट कूलाम का स्क्वायर, ये होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर ही होगा। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी ठीक है।
अब बात करते हैं, बहुत देखो 9 से 9 खत्म हो गया तो k बराबर, देखो 9 5 14, 14 4 18, 9 5 14, 14 4 18, ये क्या होगा, खत्म हो गया इससे। 18 से 18 खत्म तो बचा क्या, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कूलम्ब का स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। तो k का मान सीजीएस पद्धति में 1 होता है और k का मान एमकेएस पद्धति में 9 × 10⁹ होता है। यहाँ तक देख लो मेरे भाई, समझ में आया है कि नहीं आया है, देख लो। किसी चीज को कोई दिक्कत हो तो समझ लो, पूछ लो, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग माध्यम पर निर्भरता। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, बिल्कुल। ध्यान से लिखेंगे। दूसरा केस है माध्यम पर। माध्यम पर में भी केस नंबर 1 लेकर चलेंगे। लिखेंगे वायु या निर्वात में। देखो मेरे भाई, वायु या निर्वात में जो बल लगता है वो क्या लगता है, Fa मान लेते हैं। Fa मतलब Fa फॉर एयर बराबर K Q1 Q2, अच्छा ऐसा लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हुआ भाई, बिल्कुल। तो भाई निर्वात में जो हमने कूलाम का नियम निकाला है वो निर्वात में ही तो रख करके निकाला था ना भाई। हमने जो बिंदु आवेश रखा था वो निर्वात में ही रखा था। चलिए जी ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आया। फिर अगर हम बात करें कि इसी को हम किसी माध्यम में रख दें, किसको, बिंदु आवेशों को, लिखिएगा या तो ऐसे ढंग से लिखिए, इस तरीके से ऐसे लिखिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से, कि जब दोनों बिंदु आवेशों को, जब दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तब लगने वाला बल, मेरे भाई इस तरीके से लिखेंगे। जब दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तब लगने वाला बल, तब ये होगा। फिर यहाँ केस नंबर 2 में लिखेंगे कि जब दोनों बिंदु आवेश किसी अन्य माध्यम में स्थित हो तब लगने वाला बल। ठीक है मेरे भाई, हम मान लेते हैं कि उस पर लगने वाला बल Fm, और उस पर लगने वाला जो बल होगा, मान लीजिए हमने दोनों बिंदु आवेशों को हमने किसी माध्यम में ले जाकर रख दिया है, तब उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो हम उस लगने वाले बल को हम Fm मान लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख देंगे, क्योंकि हम माध्यम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल माध्यम की बात है। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर हम जब निर्वात की बात किए थे तो एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ जब माध्यम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन m हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। अब बाबू करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो जब 2 का भाग करेंगे तो FA बटे FM यही होगा। मतलब इस बल से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो होगा क्या भाई, इस बल को लिखो पहले आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटा, इसको भी लिखो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा हिस्सा इससे कट जाएगा और एक बटे, ध्यान सुनना, एक बटे 4 पाई से एक बटे 4 पाई भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना मेरे भाई, बिल्कुल। या तो एक काम करें, अभी रहने देते हैं इसको, अभी इसको रहने दो, थोड़ा सा हल करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, एफ ए बटे एफ एम बराबर बचे क्या है भाई मेरे भाई, ध्यान से, ये तो पूरा कट गया, अब बचा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा, सॉरी एम बचा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो एफ ए बटे एफ एम, आप अच्छी तरीके जानते हो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब ये भाग गुणा बनता है तो नीचे वाला भिन्न क्या होता है, पलट जाता है, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम बटे 1, यही आएगा ना भाई। देखो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये भाग जब गुणा बना तो नीचे वाला भिन्न क्या हुआ, पलट गया, तो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया, तो लिखेंगे एफ ए बटे एफ एम बराबर क्या आया भाई, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट आया। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल। इसे ना अब समीकरण नंबर कोई माने कि भाई 3 मान लो, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। अब ध्यान से एक एक चीज को देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि माना ई एम बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन ई आर। ठीक है ना भाई, इसी के समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। हमने क्या किया भाई, ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात है ना, हमने इस अनुपात को क्या मान लिया, एप्सिलॉन आर मान लिया, तो लिखेंगे इसके जगह पे समीकरण 3 से क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, एफ ए बटे एफ एम बटे एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिख देंगे, ई आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ई आर लिख देंगे। ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, ये तुम्हारा फाइनली आंसर हुआ। क्लियर है मेरे भाई, बस। अब बात करेंगे यहाँ एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन ई आर क्या है। ठीक है ना भाई, इसको समीकरण नंबर 4 दिया, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, प्यास लगी यार। चलिए ठीक है, लिखेंगे बाबू, लिखेंगे जहां समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 4 से एप्सिलॉन एम, जहां एप्सिलॉन लिखेंगे माध्यम का विद्युत चुंबकशीलता, ठीक है भाई। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता, उसके बाद जो एप्सिलॉन ई आर है, एप्सिलॉन आर है, इसे बोलेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युत बोलो या विद्युत बोलो, वैद्युत चुंबकशीलता। इसे हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से के का मान पूरा वाला जो भाई दो माध्यमों पर निर्भर कर रहा था ये कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिए। और
इसी के साथ आज की क्लास को ब्रेक करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा, है ना मेरे भाई? बिल्कुल।